नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर सुबह की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन तक 5 राज्यों के दौरे पर। मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में 71,850 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। रेल, सड़क, उद्योग और हवाई सेवाओं को देंगे नई रफ्तार। आज पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ेगा मिजोरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैराबी सैरांग लाइन का करेंगे उद्घाटन। मणिपुर में शुरू होंगे 8,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट। गुवाहाटी में भूपेन हजारिका शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने पहली कैबिनेट बैठक में रखा आम चुनाव का प्रस्ताव। भारत को दोनों देशों की साझेदारी पर भरोसा, शांति और स्थिरता की जताई उम्मीद। निष्पक्ष और संतुलित होगा भारत ईयू मुक्त व्यापार समझौता। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दोहराई सरकार की प्रतिबद्धता। कहा, सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है बातचीत। जापान में आज से शुरू होगी वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। भारतीय दल की अगुवाई करेंगे ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 15 सितंबर तक यानी कि अगले 3 दिनों तक 5 राज्यों का दौरा करेंगे। पहले पड़ाव में पीएम मिजोरम पहुंचेंगे और फिर मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार में 71,850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे और इसके जरिए सभी राज्यों में रेल, सड़क, उद्योग और हवाई सेवाओं को नई ऊर्जा और नई रफ्तार मिलेगी। मिजोरम पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिजोरम की राजधानी आइजोल में बैराबी सैरांग रेल लाइन का शुभारंभ करेंगे। ये रेल मार्ग आइजोल को पहली बार भारतीय रेल के नेटवर्क से जोड़ेगा। चुनौतीपूर्ण पहाड़ी क्षेत्र में निर्मित ये रेल लाइन परियोजना लास्ट माइल कनेक्टिविटी की मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इस परियोजना पर 8,070 करोड़ की लागत आई है। इसके लिए जटिल भूवैज्ञानिक परिस्थितियों में 45 सुरंगों का निर्माण किया गया है। साथ ही 55 बड़े और 88 छोटे पुल भी बनाए गए हैं। पीएम 3 नई एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही आइजोल राजधानी एक्सप्रेस के जरिए भी देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी इनॉग्रेट करेंगे बैराबी सारंग को प्रोजेक्ट को। उसके बाद में मिजोरम रेलवे के नेटवर्क के साथ जुड़ जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि मिजोरम की सब जन जन का जो सपना था, हर एक आइजोल हो चाहे सारंग हो, इस राज्य में सभी का जो सपना था वो सपना पूरा होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी 3 ट्रेन्स को इनॉग्रेट करेंगे। एक तो राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली के लिए, दूसरा कोलकाता के लिए ट्राई वीकली एक्सप्रेस और तीसरा गुवाहाटी के लिए डेली मिजोरम एक्सप्रेस। इस परियोजना से मिजोरम के लोगों को यात्रा में आसानी होगी। साथ ही खाद्यान्न, उर्वरक और अन्य आवश्यक वस्तुओं की समय पर आपूर्ति भी सुनिश्चित होगी। बेहतर कनेक्टिविटी से पूरे क्षेत्र में शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क मजबूत होंगे। इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और क्षेत्र में पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। पीएम मिजोरम में अन्य विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। आइजोल शहर से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है ये सारंग रेलवे स्टेशन, जहां से शनिवार को राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली के लिए पहली बार रवाना होगी, जिससे न सिर्फ मिजोरम रेल कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा बल्कि पर्यटन और उद्योग की संभावनाएं भी
तलाशने की कोशिश करेगा। कैमरामैन मोंटी के साथ सारंग आइजोल से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और मिजोरम की राजधानी आइजोल में पहली बार पहुंची रेल लाइन पर डीडी न्यूज की टीम ने सफर किया और ये समझने की कोशिश की कि आखिर भारतीय रेल के जाबाज इंजीनियरों ने इन दुर्गम रास्तों और पहाड़ों का सीना चीरकर कैसे मुश्किल सफर को आसान बनाया है। हमारे सहयोगी राजेश राज ने आइजोल के सारंग से बैरेवी तक ट्रेन के सफर किया। आपको दिखाते हैं राजेश राज की ट्रेन से ये विशेष रिपोर्ट। यह 51 किलोमीटर लंबी रेल लाइन है जो सारंग आइजोल, जो मिजोरम की राजधानी है, वहां से तकरीबन 10 किलोमीटर आगे सारंग है और सारंग से बैरावी की दूरी जो है वो 51 किलोमीटर है, जहां तक की यात्रा अभी डीडी न्यूज की टीम कर रही है। और भारतीय रेल के जो इंजीनियर्स हैं उन्होंने एक बार फिर खुद को साबित किया है कि उन्होंने बहुत ही नई टेक्नोलॉजी, नए तकनीक के सहारे कहीं ना कहीं इस दुर्गम रास्ते को आसान बनाया है। 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, उस वक्त इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास किया गया था और अब प्रधानमंत्री मोदी खुद इस परियोजना का शुभारंभ करने वाले हैं। रेल कनेक्टिविटी के बाद देश के अन्य हिस्सों से कटा हुआ मिजोरम जहां जुड़ेगा, वहीं पर्यटक जो हैं देश भर के टूरिस्ट यहां पर तशरीफ लाएंगे और राज्य की प्रगति में अपनी एक नई भूमिका जो है वो सुनिश्चित करेंगे। अपने कैमरामैन मोंटी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। नरेंद्र मोदी आज मणिपुर में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, शिलान्यास करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर स्थानीय लोग जो हैं उनमें जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। मणिपुर के विकास से जुड़ी परियोजनाओं का उपहार लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य का दौरा करेंगे। पीएम चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री राजधानी इम्फाल में 1,200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। चुराचांदपुर में पीएम जिन परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, उनमें 3,600 करोड़ की लागत वाली मणिपुर शहरी सड़क, जल निकासी और परिसंपत्ति प्रबंधन सुधार परियोजना, 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, मणिपुर इंफोटेक डेवलपमेंट माइंड परियोजना और 9 स्थानों पर कामकाजी महिला छात्रावासों की स्थापना जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। ये सभी प्रयास मणिपुर के समावेशी, सतत और समग्र विकास की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाते हैं। पीएम के दौरे को लेकर स्थानीय लोगों में बेहद उत्साह है। नमस्ते मोदी जी, वेलकम टू चुराचांदपुर। प्रधानमंत्री चुराचांदपुर और इम्फाल में जनसमूहों को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री राजधानी इम्फाल में जिन परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, उनमें मंत्री पुखरी में नागरिक सचिवालय, मंत्री पुखरी में IT SEZ भवन और नया पुलिस मुख्यालय, दिल्ली और कोलकाता में मणिपुर भवन, साथ ही 4 जिलों में महिलाओं द्वारा संचालित इमा मार्केट जैसी पहल शामिल हैं। मणिपुर में जो आ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री आ रहा है, सब खुश है। अब खुश है, पर डेवलपमेंट भी आएगा, वो आएगा। And I would like to welcome our Prime Minister Narendra Modi, and I hope he brings peace and prosperity to our state. हमारा प्रधानमंत्री आने से विकास बहुत अच्छा से मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं तो हम उसके लिए भी स्वागत करती हूँ। नरेंद्र मोदी जी, हम आशा करते हैं कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो इसके फ़ायदा हम मणिपुर वासियों को ही ये फ़ायदा हमें लेना चाहिए, ये कहना चाहती हूँ। पूर्वोत्तर के राज्यों के विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठाती रही है। पीएम का विजन पूर्वोत्तर को भारत की विकास गाथा का केंद्र बिंदु बनाने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इम्फाल और चुराचांदपुर में जो जनता से संवाद करेंगे, वही संवाद मणिपुर की भविष्य की दिशा व दशा तय करेगा। कैमरा पर्सन सौरभ बख्शी और सहयोगी उर्मिलेश के साथ मैं निशांत राय, डीडी न्यूज इम्फाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के 2 दिवसीय दौरे पर आज गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। अपनी यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुवाहाटी के खानापाड़ा में भारत रत्न भूपेन हजारिका जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। समारोह में राज्य भर के 1,200 से ज्यादा कलाकार
अनूठा कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। कलाकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपनी प्रस्तुति के लिए खासे उत्साहित है। 100वीं जयंती का जो प्रोग्राम होने वाला है, माननीय प्रधानमंत्री भी उपस्थित रहेगा। उसके सामने हम लोग एक गाना रेडी किया हुआ है असम गवर्नमेंट की तरफ से। ये चुने हुए 14 गाना है। उस गाने को हम लोग करीब 1000 से भी ऊपर आर्टिस्ट एक साथ परफॉर्मेंस करेंगे कल इसी जगह पर। उपनगर का व्यक्ति चुने हुए विख्यात जो गीत है उनमें से 14 गाने चुने हुए ये गाना उसको 100 बरस का सेलिब्रेशन के लिए ये क्या हुआ है। भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हज़ारिका जी का 100 साल का जो एक जन्म जयंती है वो बहुत ही धूमधाम से असम सरकार एक महोत्सव करने वाले हैं। उसमें से बहुत सारे गिने चुने असम के जो स्टार परफॉर्मर्स है, सिंगर्स है, सब लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोग के जो भारत रत्न लेजेंडरी सिंगर डॉक्टर भूपेन हज़ारिका जी का उनका 100th बर्थ एनिवर्सरी के लिए तो अभी हम लोग 1000 से ऊपर हर डिस्ट्रिक्ट से हम लोग आ रहे हैं सिंगर्स गाना गाने के लिए। तो अभी रिहर्सल चल रहे हैं। तो कल प्रधानमंत्री जी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विल बी प्रेजेंट हियर and all the dignitaries of Assam as well as from all over the state, and it will be a great honor, like everybody performing in the same platform. ये 100 बरस के जो उपेंद्र का जन्मदिन का शुभ मुहूर्त है उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं कल। ये बहुत सौभाग्य का बात है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी रहेगा। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी। पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत यूरोप को एक विश्वसनीय साझेदार, अहम सहयोगी और कानून के शासन, स्थिरता, गुणवत्ता मानकों और समावेशी विकास के लिए प्रतिबद्ध मित्र मानता है। नई दिल्ली में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर संयुक्त मंत्री स्तरीय व्यावसायिक संवाद में उन्होंने कहा कि इस साझेदारी को न सिर्फ व्यापार विस्तार के संदर्भ में बल्कि विश्वव्यापी व्यापक सकारात्मक प्रभाव के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए। पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ एक दूसरे के पूरक हैं, न कि प्रतिस्पर्धी। India's partnership with Europe is built on shared values and shared vision for a better world. So really this partnership with Europe is not only about us. We will actually be setting a role model for the geopolitics of the world. We'll actually be creating opportunities for many other parts of the world. I've said it on earlier occasions, a lot of things that you have in Europe, particularly technology and innovation, which you are not able to reach to the whole world because of your high costs, labor, operational costs. Whereas if you were to work together with India, you could actually capture world market. और अब बात GST सुधारों की। GST की नई दरों में शिक्षा से जुड़े स्टेशनरी उत्पाद यानी पेंसिल और नोटबुक आदि पर लगने वाले GST को 0% कर दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में GST की नई दरों को लेकर हमारे संवाददाता गिरीश निशाला ने फर्स्ट चॉइस स्टेशनरी के निदेशक दिनेश गोयल से खास बातचीत की है, वो देखिए। शिक्षा के क्षेत्र में कई उत्पादों पर GST 0% कर दिया गया है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं
फर्स्ट चॉइस स्टेशनरी ग्रुप ऑफ गोयल ग्रुप से दिनेश गोयल जी। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमन जी का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि उन लोगों ने वहाँ बैठ के दूर दराज गाँव में बच्चे पढ़ने वाले हैं, इतनी महंगी चीज़ों को खरीदने में जो वंचित थे उसका ध्यान रखा। और यही एक सोच होती है, दूरदर्शिता होती है जो हमारे प्रधानमंत्री जी में है। उन्होंने जो रोज़मर्रा में बच्चे किताब, कॉपी, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, स्कूल बैग्स, लैब्स, ऐसे आइटमों पर से शेषें ख़त्म की है जहां मैं समझता हूँ इससे बड़ी दूरदर्शिता हो ही नहीं सकती। ये सब 12% थी पहले जीएसटी, और 12 से एकदम जीरो करना बहुत बड़ी बात है। दुकानों पे जाएंगे तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो उनको सस्ते मिलने वाले हैं 22 सितंबर से, और उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो दुकानदार हैं वो किस तरह से अपनी नई दर को लागू कर पाएंगे? 22 सितंबर से जब लोग लेने जाएंगे, सबसे पहले तो डे टू डे बच्चा नोटबुक 12 महीने खरीदता है, पेंसिल, रबड़, शार्पनर, बैग्स, टिफिन बैग्स, काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़मर्रा में बच्चे की इस्तेमाल होती हैं। और इसमें रिटेल भाइयों को जरूर कहूँगा मैं कि वो बेनिफिट अपने पास ना रख के, चाहे मैंने मैन्युफैक्चरिंग नाते भी कह रहा हूँ, मैं सबको कह रहा हूँ, वो मैन्युफैक्चर के नाते वो सब नीचे पास ऑन आम व्यक्ति को होना चाहिए। और मैं समझता हूँ बहुत सारे आइटम और भी ऐसे जो हमारे प्रोफेशनल ट्रेड से रिलेटेड नहीं है, बट वो सब भी ऐसे हैं, उसका भी बेनिफिट मेरे ख्याल से भारत सरकार ने जो दिया आम बच्चे को मिलना चाहिए। तो ये थे दिनेश गोयल जी जो बता रहे थे किस तरह से जो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े उत्पाद हैं उन्हें 12% से घटाकर 0% कर दिया गया है, और जिसका फायदा दूर दराज में रहने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा होने वाला है। कैमरामैन राहुल चोपड़ा के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और जीएसटी सुधारों का बेंगलुरु की जनता भी दिल खोलकर स्वागत कर रही है। छोटे व्यवसायियों से लेकर आम जन तक, ऑटो चालकों से लेकर ग्राहकों तक, सभी को नई दरों से लाभ जो मिलने जा रहा है, और इस फैसले के लिए सभी ने मोदी सरकार को धन्यवाद दिया है। हाँ नमस्ते, मेरा नाम सुरेश है, मैं एक ग्रोसरी शॉप रन करता हूँ। हमारा ग्राहक के लिए अभी थोड़ा परोठा, पनीर, उसके लिए सभी 5% to 0 हो गया, तो आम जनता के लिए बहुत अच्छा हो गया है अभी। अच्छा मैडम, वो 0% का सभी हो गया है ना, सो मेरा चिल्ड्रन का, स्टेशनरी का सभी बहुत अच्छा है। मैं सिटीजन्स को बहुत अच्छा हुआ, वो अच्छा मूव है। जीएसटी के बारे में बहुत खुश हूँ मैं, सभी आदमी को बहुत खुश हो गया है, हम लोगों को बहुत खुश हो गए, मैं भी बहुत खुश हूँ। 0% जीएसटी बनाया बहुत अच्छा है, सरकार को बहुत धन्यवाद करता है। जो हम लोग टैक्स करने को बोला तो बहुत बहुत मुश्किल है, हम भी ले सकता था। जो मोदी जी ने डिसीजन लिया है जिसमें उन्होंने 2 जीएसटी रेट्स किए हैं, जिसमें एक को 0% कर दिया है, वो बहुत ही अच्छा डिसीजन है। उससे कॉमन जनता को, आम आदमी को बहुत फ़ायदा होगा। तो ये तो थी जीएसटी सुधार से जुड़ी खबरें। आगे बढ़ेंगे, कुछ अन्य खबरों का रुख कर लेते हैं। कर्नाटक के हासन जिले के आर्कलगुडु तालुक में गणेश उत्सव के जुलूस के दौरान एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, और ये घटना तब घटी जब हजारों लोग गणेश प्रतिमा के साथ जुलूस में शामिल थे। उसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर तोड़कर जुलूस में शामिल लोगों के ऊपर चढ़ गया, और इस दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। मृतक परिवारों के लिए राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। तो गणेश उत्सव के दौरान ये हादसा हुआ। सरकार ने मृतक परिवारों के लिए 5-5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। आगे बढ़ेंगे, खबर नेपाल की है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। कल रात काठमांडू में राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। नेपाल में ये शपथ ग्रहण समारोह युवा प्रदर्शनकारियों के घातक और हिंसक प्रदर्शनों के बाद हुआ है। विरोध प्रदर्शन प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सरकारी प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्से के कारण हुआ था। इन घातक झड़पों में 51 लोगों की जान चली गई और केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब सुशीला कार्की पर अगले 6 महीने में नए संसदीय चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने कल संसद भंग करने का भी ऐलान किया था। नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस रहीं सुशीला कार्की ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से राजनीति शास्त्र में मास्टर्स किया है।
उन्होंने 1979 में वकालत में अपना करियर शुरू किया था। तो भारत ने नेपाल में सुशीला कार्की के नेतृत्व में बनी नई अंतरिम सरकार का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक बयान जारी करके कहा है कि भारत को उम्मीद है कि ये कदम नेपाल में शांति और स्थिरता को मजबूत करेगा। ये भी भरोसा जताया है कि ये नेपाल में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में मदद करेगा। भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि करीबी पड़ोसी, लोकतांत्रिक साझेदार और लंबे समय से विकास सहयोगी होने के नाते वो नेपाल के साथ मिलकर दोनों देशों और उनके नागरिकों के कल्याण और समृद्धि के लिए काम करता रहेगा। अगली खबर का रुख करते हैं। जिस बैंक खाते को आपने अपने पैसे बचाने के लिए खुलवाया है, वही आपके चंद रुपयों के लालच में किसी साइबर अपराधी के खेल का हिस्सा बन जाता है। दरअसल ये अपराधी फर्जी गेटवे और पेमेंट एग्रीगेटर की मदद से हजारों म्यूल अकाउंट चलाते हैं, जिसके जरिए साइबर अपराध का करोड़ों रुपया क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से विदेश चला जाता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट लगातार बैंकिंग व्यवस्था को इस चुनौती से निपटने के लिए अहम जानकारी साझा करती है। बैंक्स जो ट्रांजैक्शंस उनके अकाउंट्स के थ्रू हो रहे हैं उनको मॉनिटर करते हैं, जिसको ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग कहते हैं। ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, उसके तहत ये रिक्वायरमेंट है कि बैंक्स को ट्रांजैक्शन मॉनिटर करने पड़ते हैं। और जब वो मॉनिटर कर रहे हैं तो ये रेड फ्लैग जो एफआईयू ने इशू किए हैं वो उनकी ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट कर रही है, और उसमें से जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट होते हैं वो एफआईयू को रिपोर्ट होते हैं। एफआईयू उनको एनालाइज करके वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को पास ऑन कर देता है और उसके ऊपर फिर एक्शन हो जाती है। तो ये जो प्रोएक्टिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ म्यूल अकाउंट्स है, ये प्रोसेस शुरू हो चुकी है। तो क्या आप जानते हैं कि आपके ही बैंक खाते से साइबर अपराधी कैसे खेल कर रहे हैं? करोड़ों रुपयों का आपके द्वारा चंद पैसों के लिए इन्हें दिए जा रहे हैं किराए के खाते कैसे बन रहे हैं देश के खिलाफ साइबर अपराध का हथियार, और कैसे आप खुद को बचा सकते हैं इस जाल से? जानने के लिए देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे। साइबर अलर्ट में इस बार होगी बात कि कैसे बैंकिंग व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं ये साइबर अपराध, और लोग अनजाने में या फिर जानबूझकर कैसे बन रहे हैं इनका मुद्दा। अनजान व्यक्ति आपका अकाउंट क्यों लेना चाहता है, आपको पैसे क्यों देना चाहता है? कल जाके आपके अकाउंट का मिसयूज होगा तो पुलिस आप तक पहुंचेगी, उस तक नहीं पहुंचेगी। जब कोई विक्टिम कंप्लेंट करता है तो ये क्रिमिनल कंप्लेंट होती है, फ्रीज इमीडिएटली लग जाता है। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही पैसा वापस आ सकता है। देखिए साइबर अलर्ट शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के कार्यान्वयन पर न्यूयॉर्क घोषणा का समर्थन करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया है। फ्रांस के इस प्रस्ताव के पक्ष में कल 142 देशों और विपक्ष में 10 देशों ने मतदान किया, तो वहीं 12 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। विरोध में मतदान करने वाले देशों में अर्जेंटीना, हंगरी, इजराइल और अमेरिका शामिल हैं। भारत का ये रुख नया नहीं है। भारत ने हमेशा ही फिलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता दी है। न्यूयॉर्क घोषणा नामक इस प्रस्ताव को फ्रांस और सऊदी अरब ने पेश किया। इसमें कहा गया है कि गाजा में संघर्ष खत्म करने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है और एक न्यायपूर्ण स्थायी समाधान केवल 2 राष्ट्र फॉर्मूले से ही संभव है। इस प्रस्ताव में अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमले की निंदा भी की गई, जिसमें 1200 लोगों की मौत हुई थी और 250 से अधिक लोग बंधक बनाए गए थे। अफ्रीकी देश कांगो के पश्चिम में एक व्हेल बोट में आग लगने से कम 107 लोगों की मौत हो गई। सामाजिक मामलों के मंत्रालय ने बताया है कि यह दुखद घटना कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के कांगो नदी में हुई और इस हादसे में 146 लोग अभी भी लापता हैं। बचाव दल ने 209 लोगों को बचा लिया है। बात करें खेलों की तो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 आज से जापान के टोक्यो शहर में शुरू हो रही है और इस टूर्नामेंट आज से 21 सितंबर तक खेला जाएगा। भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा 17 सितंबर को क्वालिफिकेशन राउंड में नजर आएंगे। वे जापान पहुंच चुके हैं। टूर्नामेंट के लिए भारत ने अलग अलग इवेंट्स के लिए 19 प्लेयर्स का स्क्वाड जापान भेजा है।
नीरज ने 2023 में गोल्ड जीता था और इतिहास में पहली बार मेंस जैवलिन थ्रो इवेंट में भारत के 4 प्लेयर्स हिस्सा लेंगे। नीरज के अलावा सचिन यादव, यशवीर सिंह और रोहित यादव ने भी टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई किया है। डबल ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने 2023 में बुडापेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता था और अब वो अपने टाइटल डिफेंड करने के लिए उतरेंगे। भारत के 19 प्लेयर्स के स्क्वाड में युवा स्प्रिंटर अनिमेश कुजूर से भी मेडल जीतने की उम्मीद है। वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेंस 200 मीटर स्प्रिंट इवेंट में क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले ही प्लेयर हैं। वे भी 17 सितंबर को रेस करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।